अभी तक 26 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ लिटरेरी टर्म्स पर यूथ पब्लिकेशन की इस बुक से, है ना। और इट इज़ डे 27। और यहाँ देखिए, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, ई एम फॉस्टर बिलोंग्स टू। तो ई एम फॉस्टर एक राइटर रहे हैं, तो बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री, जॉर्जियंस, द ब्लूम्सबरी ग्रुप, द एज ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई एम फॉस्टर के लिए कि ई एम फॉस्टर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप से। 1905-1930 में ये ग्रुप बड़ा ही एग्जिस्ट करता था, और लिखा है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर। तो इंग्लिश राइटर्स का ये क्या था, एक बड़ा ही प्रभावकारी ग्रुप रहा था। ये एसोसिएट था, स्थापित हुआ। इंटेलेक्चुअल्स, अच्छा, इंग्लिश राइटर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, फिलोसोफर्स का, आर्टिस्ट का, द बेस्ट नोन मेंबर्स इंक्लूड्स। और इस ब्लूम्सबरी ग्रुप में ई एम फॉस्टर थे। ई एम फॉस्टर के साथ साथ यहाँ पर और भी राइटर थे, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मैन्यार्ड कीनेस, ई एम फॉस्टर और लाइटन स्ट्रेची। तो इन नामों को आप याद रखिए, ब्लूम्सबरी ग्रुप को आप याद रखिए, ई एम फॉस्टर को आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रिलेटेड टू बीट राइटर। तो बीट राइटर्स के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो रोट कब वो लिखा करते थे, 1950s में, 60s में, 1940s में या 1980s में? तो बीट राइटर जो है 1950s में लिखा करते थे। बीट राइटर 1950s में लिखा करते थे। बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है बीट राइटर से। द बीट राइटर जनरेशन वॉज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स whose literature explored and influenced अमेरिकन कल्चर। तो बीट राइटर एक ऐसी जनरेशन रही है 1950s में, जिनके वर्क ने, इन ऑथर ने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, खोज की है, भाई अच्छा वर्क लिखा है। और उनके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है अमेरिकन कल्चर को इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा। और देखिए, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसके बाद लिखने का, जीवन जीने का एक तरीका पूरी तरह से ही बदल गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, और ये दो वर्ल्ड वॉर एक साथ कुछ कम ड्यूरेशन में हो गए। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा निराशाएं, है ना, हो गई, होपलेस हो गया इंसान। अब उम्मीदें उसकी कम रही, है ना। तो इस तरह की, मगर जब ये राइटिंग आने लगी तो एक आईना दिखाने लगे समाज को, समाज उससे प्रभावित होने लगा। द बल्क ऑफ देयर वर्क वॉज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट द 1950s। और फिर जो उनका वर्क है वो पूरा मतलब पॉपुलराइज्ड हुआ। तो और ये टाइम पीरियड 1950s की ये बात है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ ब्यूकोलिक। तो ब्यूकोलिक जो है वो क्या है? हाँ, ब्यूकोलिक रेफर्स टू द पोइट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, पोइट्स हु रोट पास्टोरल पोइट्री, पोइट्स हु इमिटेट पोप अलेक्जेंडर पोप, पोइट्स हु इमिटेट वर्ड्सवर्थ। तो भाई इमिटेशन की बात ये नहीं करता, ना ही वर्ड्सवर्थ की, ना ही पोप की। और ये बात किसकी नहीं करता, वाइन का भी प्रेज नहीं करता। जो ब्यूकोलिक है ये पास्टोरल पोइट्री की बात करता है। ब्यूकोलिक जो है पास्टोरल पोइट्री की बात करता है। क्या लिखा है कि, और पास्टोरल मतलब चारागाह से है, मतलब जहाँ पर हमें रूरल लाइफ मिले, हमें विलेज देखने के लिए मिलते हैं। ब्यूकोलिक रेफर्स टू द पोइट्स हु रोट पास्टोरल पोइट्री। और पास्टोरल पोइट्री आपने इक्लॉक्स नाम सुना होगा, है ना। और इस तरह के मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, पास्टोरल पोइट्री जहाँ पर हमें जो रूरल बैकग्राउंड है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पैरेबल इज़, है ना। तो पैरेबल क्या है? पोइम इन पैराग्राफ, बुक इन एन इपिक, ब्रीफ टेल इल्यूस्ट्रेटिंग सम मोरल, कुछ टेल जो कि किसी मोरल, नैतिकता को इल्यूस्ट्रेट करती है, उदाहरण देती है, बताती हैं, या क्योर ऑफ पैरालिसिस। तो देखो दो वर्ड हैं, एक तो पैरेबल है, एक है एलिगरी, है ना।
ये दोनों ही स्टोरीज को बताती हैं, मगर इनमें कुछ अंतर है। अब इसका पहले तो मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है पैरेबल। तो पैरेबल जो है वो क्या है, वो है अ ब्रीफ टेल, एक छोटी कहानी है जो कि उदाहरण देती है किसका, मोरल स्टोरीज का। एलिगरी भी ऐसी होती हैं भाई, है ना। तो पैरेबल इज अ शॉर्ट एलिगरिकल स्टोरी डिजाइंड टू इल्यूस्ट्रेट और टीच सम ट्रूथ, रिलीजियस प्रिंसिपल और मॉरल। तो जो पैरेबल हैं वो स्टोरी हैं जो हमें मोरल पढ़ाती हैं, मतलब नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती हैं किसी का उदाहरण देकर, है ना। जैसे प्यासे कौवे की कहानी है, तो प्यासा कौवा हमें क्या शिक्षा देता है कि भाई मेहनत करनी चाहिए और खुद से सर्च करना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए, ये हमें शिक्षा देता है। तो ये हमें मोरल इससे मिल गई छोटी सी कहानी से, तो ये क्या हो गई, पैरेबल हो गई। और एलिगरी भी कहानी है। एलिगरी में क्या होता है, एलिगरी में कहीं ना कहीं जो मोरल है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो एलिगरी भी हमें मोरल स्टोरीज पढ़ाती हैं, पर ये बाइबल से रिलेटेड हैं। ये स्टोरीज कहाँ की हैं, रिलीजियस स्टोरी हैं। जबकि पैरेबल तो एनिमल्स वगैरह की, इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हमारे पास हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ एन एलेक्जेंड्राइन इन वर्स लाइन इन, ठीक है, एन एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन। तो एलेक्जेंड्राइन की जो स्टेंजा है वो क्या होता है, आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और या डेक्टाइलिक होता, ट्रेटामीटर होता है, या ट्रॉकी हेक्सामीटर होता है। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा मीटर होता है, कितने फीट इसमें होते हैं, ये वाली बात इन्होंने हमसे पूछ ली है। टीजीटी 2010 में ये पेपर आया है। और देखिए इसका आंसर है एलेक्जेंड्राइन वर्स आयम्बिक हेक्सामीटर होता है। एलेक्जेंड्राइन हेक्सामीटर होता है, इसमें 6 मीटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि एन एलेक्जेंड्राइन इज वर्स लाइन इन एन आयम्बिक हेक्सामीटर। एलेक्जेंड्राइन अ लाइन ऑफ वर्स डेट हैज 6 आयम्बिक फीट, जिसमें 6 आयम्बिक फीट होते हैं और 12 सिलेबल होते हैं, क्योंकि एक आयम्बिक फीट में 2 सिलेबल होते हैं और 6 हैं तो फिर 12 हो गए ना, ठीक है। तो ये 12 सिलेबल हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन। पेंडोराज बॉक्स, इस वर्ड का क्या मतलब है। ये एक्चुअली एक क्या है, ये एक फ्रेज है, आप इसे क्या कहावत, प्रोवर्ब भी कह सकते हैं, प्रोवर्ब नहीं ईडियम कह सकते हैं। तो पेंडोराज बॉक्स का मीनिंग क्या है, आ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। एक बार स्टार्ट हो जाती है और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दिखाती है, क्या वो पेंडोराज बॉक्स है। या फिर अ स्पीच और टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रेज में, किसी की प्रशंसा में कुछ चीज़ लिखी है या कही गई है, वो पेंडोराज बॉक्स होती है। या फिर बटन फॉर समनिंग, समन का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, और समनिंग मतलब बुलाते हुए। फॉर समनिंग हेल्प, बटन, कोई बटन जो कि बुलाता है, पुकारता है हेल्प के लिए, इन एन एमरजेंसी, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए भाई पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है, पेंडोराज बॉक्स का मतलब हमारा आंसर ए है कि प्रोसेस डेट वंस बिगन, एक बार स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो पेंडोराज बॉक्स इज अ प्रोसेस डेट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहले से कभी अनुभव नहीं की गई हैं ऐसी प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स, ये पहले भी आया है, विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन। तो जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है भाई, वॉवेल साउंड है, तो क्या रिदम कहलाएगी, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस और एलिट्रेशन है। तो इस पर हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो कॉन्सोनेंट की साउंड कॉन्सोनेंस आएगी, पर विदाउट कॉन्सोनेंस की बात कही है तो ये तो सबसे पहले कटा, है ना। रिदम भी नहीं है, और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा कॉन्सोनेंस है और दूसरा हमारा एसोनेंस है। तो जब वॉवेल की बात है तो एसोनेंस हमारा आंसर हो जाएगा, कॉन्सोनेंस भी नहीं होगा, रिदम नहीं होगा और एलिट्रेशन भी नहीं होगा। होप करती हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि पहले भी ये आ चुका है और पीजीटी 2010 में यहाँ आया है, पहले टीजीटी में आया था ये। एसोनेंस द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग
इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये जब आप 26 लेक्चर पढ़ चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए तो क्या है, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। तो भाई इंग्लिश पोइट्री में सोनेट्स को जो इंट्रोड्यूस करने वाले वो शख्स जो थे वो मिल्टन भी नहीं थे, वर्ड्सवर्थ भी नहीं थे, शेक्सपियर भी नहीं थे, वो थॉमस वर्थ थे। वो कौन थे? थॉमस वर्थ थे। और यूथ पब्लिकेशन की ये बुक बहुत अच्छी इसलिए लगती है, बड़ा अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। इट वॉज थॉमस वर्थ हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री इन 16th सेंचुरी। इट वॉज सरे हु गेव इट अ राइम मीटर। देखो सरे हमें इसलिए याद रखना है कि उन्होंने एक मीटर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एंड अ स्ट्रक्चरल डिवीजन इनटू क्वार्टरेंस ऑफ अ काइंड दैट नाउ करेक्टराइज द टिपिकल इंग्लिश सोनेट। जो कि आजकल का स्टाइल है लिखने का कि उसमें क्या 3 क्वार्टरेन होते हैं, तो 12 लाइन, 4 तिया 12 है ना, और एक कपलेट होता है। तो ये जो दिया है वो सरे ने दिया है और शेक्सपियर ने इसे बड़ी अच्छी तरह से फॉलो किया है। ठीक है, आगे आप देखिए, पूछा है कि एसाइड क्या है। तो 2 टर्म है, एक एसाइड और दूसरा सोलिलोकी। ठीक है, सोलिलोकी अकेले बोलना, जहाँ पे स्पीच है सोलो है ना, अकेला स्पीच है तो सोलिलोकी हो जाएगा। एसाइड का क्या है? एसाइड भी जो है सोलिलोकी से बड़ा ही मिलता जुलता टर्म है। तो इज़ अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग या मीन्स बाय द साइड ऑफ इज़ अ प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ irregular lines, या is a short speech not supposed to be heard by other characters on the stage or the audience. तो this is our answer. तो आंसर है एसाइड इज अ शॉर्ट स्पीच, छोटा सा स्पीच होता है जो कि नॉट सपोज टू बी हर्ड, जो कि स्टेज पर भाई जो मेन करेक्टर बोलने वाला है वो भी है और भी करेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर ये करेक्टर सोचता है कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना उसे ये लोग नहीं सुन रहे, तो ये एसाइड है। ठीक है, ये क्या है? ये एसाइड है। हर्ड बाई अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। तो एसाइड क्या है? शॉर्ट स्पीच है, नॉट सपोज टू बी हर्ड, ऐसा नहीं मतलब जाना जाता, सपोज किया जाता कि उसे सुना जाएगा, किसके द्वारा? बाय अदर करेक्टर्स, और दूसरे करेक्टर्स के द्वारा जो कि ऑडियंस मतलब जो कि स्टेज पर है, जो कि ऑडियंस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम किसी के मुंह पर ही है ना कोई बात हमें बुरी लग जाती है तो उसे मतलब बड़े खुल के तो नहीं पर उसकी बुराई वहीं पर कुछ बोलने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। तो जब हम स्वयं बड़बड़ाते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि उसने हमारी बात सुनेगा, इतने धीमे से बोलते हैं कि वो नहीं सुनेगा, बाकी चाहे कोई और सुन ले, है ना। तो वही बात यहाँ पे एसाइड है। चलिए नेक्स्ट हमारा लिंगुआ फ्रैंका। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या है? कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, इन द मीन टाइम, या मैन ऑफ लेटर्स। तो लिंगुआ फ्रैंका है ना। तो लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ से लैंग्वेज हो गई और इसका मीनिंग है कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। तो लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। Lingua franca means common language used by people of diverse background to communicate with one another. ठीक है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं पर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है वह लिंगुआ फ्रैंका है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि भाई हम यूपी वाले कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र से हैं, फॉर एग्जांपल मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ तो ब्रज भाषा बोली जाती है, कोई किसी और क्षेत्र से है, बिहार से भी होगा, तो हमारे बीच में एक लिंगुआ फ्रैंका कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? तो या तो इंग्लिश लैंग्वेज भी लिंगुआ फ्रैंका बन सकती है और हिंदी भी बन सकती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्री वर्स इज पोइट्री। तो फ्री वर्स है ये कैसी पोइट्री है? रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, नहीं, फ्री वर्स का मतलब फ्रीडम से नहीं है, इसको सबसे पहले काटो। कंफर्टिंग टू नो रेगुलर मीटर, मीटर की तो ये बात नहीं करता। ठीक है, हैविंग नीदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, ऐसी बात नहीं है भाई, है ना। ब्लैंक रिटन इन ब्लैंक वर्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में एक अंतर होता है, वो ये कि ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, राइम नहीं होता, और फ्री वर्स में इन दोनों में से भी कोई नहीं होता। तो ये हमारा है कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, कोई भी इसमें रेगुलर मीटर नहीं होता, वो फ्री वर्स है, वो फ्री वर्स है। तो फ्री वर्स इज पोइट्री कन्फर्मिंग नो रेगुलर मीटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ एफोरिज्म।
तो एफोरिज्म क्या है? विजडम इन फ्यू वर्ड्स। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे तो आंसर ही मैंने बता दिया। तो एफोरिज्म का मीनिंग क्या है? विजडम इन फ्यू वर्ड्स। छोटे कम बात में कुछ, मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कहना ही क्या है? एफोरिज्म है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एक है ना कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो बड़ी एक लाइन में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एफोरिज्म, विजडम इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है। मीनिंग मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ लैंड एंड वाटर। नहीं, एफोरिज्म का ये बात नहीं है, वो एम्फीबियन है। ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो लिविंग क्रीचर हैं। इज अ स्टेटमेंट कंसिडरिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। हाँ, ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।